सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। क्लियर। और SN1 रिएक्शन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटायन फर्निश होते हैं। SN2 रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सपोज इफ यू हैव दिस कंपाउंड C, H, H, H and Cl. Clear? So it is a methyl chloride. This compound is methyl chloride. When methyl chloride is react with OH negative, means nucleophile. It reacts with nucleophile. So in this equation, this nucleophile will be attacked from backdoor side. OH का अटैक कहाँ होना है? कार्बन और Cl के बीच में जो पोलरिटी प्रेजेंट है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो पोलरिटी है, उसमें जो क्लोरीन है वो नेगेटिव पार्ट की फॉर्म में एलिमिनेट होगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? मीन्स यहाँ पे एक पोलरिटी है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे बल्कि ग्रुप एब्सेंट है। यहाँ पे H प्रेजेंट है, H हाइड्रोजन एटम, एक स्मॉल एटम। हमने SN1 में क्या स्टडी किया था? SN1 में स्टडी किया था यहाँ पे कार्बन है और कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट था। कभी भी कार्बन पे जो हेलोजन से अटैच है, अगर उस पर बल्कि ग्रुप एब्सेंट है, अगर उसमें स्मॉल एटम प्रेजेंट है, सिंपल हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कंडीशंस, ये प्राइमरी कंडीशन CH3Cl, ये प्राइमरी कंडीशन। अगर प्राइमरी कंडीशन के हेलोल्केन्स हैं तो उसमें बैकडोर एंट्री की फिजिबिलिटी होती है। मींस अगर हम इसको 3D फिगर की फॉर्म में बात करें तो कार्बन जो टेट्राहेड्रल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, कार्बन किस फेज में है? यहाँ पे टेट्राहेड्रल कंडीशन। क्लियर? इस टेट्राहेड्रल में वन साइड हाइड्रोजन है, अनदर साइड हाइड्रोजन है, एंड एक साइड क्या होगा? क्लोरीन है। तो इस पे OH आयन इजिली अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। क्लियर? और जब स्पेस प्रेजेंट है, इट मींस इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट। ऐसी कंडीशन में इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे कभी कार्बोकैटायन फर्निश नहीं होगा। कार्बोकैटायन किस केस में फर्निश होगा? कार्बोकैटायन उस केस में फर्निश होता है जब जो हेलोजन एटम होता है वो एलिमिनेट नहीं हो पाए। क्लियर? जब एलिमिनेट नहीं हो पाएगा किससे? कार्बन से। वो कंडीशन SN2 की है। अगर कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट हो जाता है तो वो कंडीशन SN1 की है। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें एक बल्कि ग्रुप एब्सेंट है। जब बल्कि ग्रुप एब्सेंट है तो इस OH के पास कैपेसिटी है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये किसको अटैक करवा सकता है? इस OH को बैकडोर से एंट्री करा सकता है। और ऐसी कंडीशन में क्या फॉर्म होते हैं? इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस मैनर ऑल्सो। ये नेगेटिव अटैक कर रहा है। क्या है ये नेगेटिव अटैक कर रहा है किस पे? पार्शियली पॉजिटिव पार्ट पे। और ये कैसा है? पार्शियली नेगेटिव। क्लियर? तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, ये इंटरमीडिएट कंडीशन है। इस इंटरमीडिएट में OH आयन ने इस हेलो एल्केन्स पे बैकडोर से एंट्री कर ली है। और ये फिजिबिलिटी सिर्फ किस में होती है? जब बल्कि ग्रुप एब्सेंट होते हैं। कार्बन पे जो हेलोजन से अटैच है, उसमें बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, किसमें कंडीशन होगी? प्राइमरी में। प्राइमरी कंडीशन में SN2 की विजिबिलिटी होती है। और अगर इसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो टर्शियरी कंडीशन में कार्बन जो हेलोजन से अटैच है उस पे तीनों साइड, मतलब बाकी जितनी भी वैलेंसीज सेटिस्फाई होने से बचती हैं, उन सब पे क्या है? एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा। कम से कम एटलीस्ट वहां पे 3 कार्बन होंगे डायरेक्ट जो उसे अटैच होंगे। तो वहां पे कभी बैकडोर एंट्री के चांस नहीं होते। इस कंडीशन में बैकडोर एंट्री के चांसेस हैं। क्लियर? अब इसको SN2 क्यों कहा गया है? केमिकल रिएक्शंस में अगर कोई मैकेनिज्म फॉलो होती है और उसमें किसी भी रिएक्टेंट पे जिस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मींस SN2 फिजिबिलिटी में, SN2 टाइप्स रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है
तो वो रिएक्शन सबसे स्लो चलती है, मतलब ये रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप कंडीशन है। और इस स्लो स्टेप कंडीशन में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट हेलोएल्केन का है और सेकंड रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल का है, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म है, मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्या है ये स्लो स्टेप्स है, ये RDS को रिप्रेजेंट कर रही है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्यों है? क्योंकि स्लो है। तो स्लो कौन सी होती है? SN2 में स्लो वो रिएक्शन होती है जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पर अटैक करता है। क्लियर? इसलिए ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? आफ्टर सम टाइम दिस Cl will be eliminated and it will be formed this compound। अब आपको होगा सर ये कंडीशन ऐसे कैसे फीजिबल हो गई? ये हम जानते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग रिपल्शन थ्योरी वर्किंग करती है। जैसे ही एटम्स पे नंबर ऑफ वैलेंसीज हायर होती जाती है, एंगल्स चेंज होते जाते हैं, वैलेंसीज डिक्रीज होती जाती है, फिर भी एंगल चेंज होते जाते हैं। यहाँ पे 5 वैलेंसीज को रिप्रेजेंटेशन था, एंगल इस तरीके से थे। जैसे ही 4 वैलेंसी हुई तो बाकी जितने भी एटम्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपने आप को कहाँ लेके जाएंगे? जहां पर उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मतलब फिर से टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल से अगेंस्ट ये टेट्राहेड्रल पे कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सो सिंपली वी कैन से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस साइड SN1 reaction will be feasible for haloalkanes and this side SN2 reaction will be feasible. Now the question is arises sir secondary में condition क्या होगी? सेकेंडरी में SN1 पार्टिसिपेशन होगा या SN2 पार्टिसिपेशन होगा? ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकल वैल्यू पे। क्लियर? तो हम सेकंड डिग्री को मोस्ट प्रोबेबली कहां एज्यूम करते हैं? टर्शियरी पे एज्यूम करते हैं, मीन सॉरी कहां एज्यूम करते हैं? SN1 पे एज्यूम करते हैं। क्लियर? अदरवाइज प्रैक्टिकल वैल्यू है ये। SN1 और SN2 के ही आपको मोस्टली एग्जांपल्स मिलेंगे। SN1 और SN2 के जो एग्जांपल मिलेंगे वो आपको प्राइमरी के लिए या फिर टर्शियरी के लिए मिलेंगे। तो प्राइमरी की फीजिबिलिटी हमेशा SN2 की होती है और टर्शियरी की फीजिबिलिटी हमेशा किसके लिए होती है? SN1 के लिए। SN1 में हमेशा कार्बोकैटायन फर्निश होते हैं, SN1 में बैकडोर एंट्री की फीजिबिलिटी नहीं होती। क्लियर? एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने टॉपिक 11th में भी स्टडी किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। क्लियर? हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस चीज को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। ये SN2 मैकेनिज्म है, रिएक्टेंट पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बैकडोर एंट्री से अटैक करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन के बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। RDS कौन सी होगी? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो RDS रिएक्शन है, इसलिए बाईमॉलिक्यूलर के 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट पे की क्वांटिटी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है कि फर्स्ट ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। क्लियर? आंसर क्रिएट हो जाता है, हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके, टेट्राहेड्रल से दोबारा टेट्राहेड्रल की पोजीशन आ गई। और ये है प्रोसेस। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अगर 3 टाइप्स के हमारे पास हेलोल्केन्स हैं तो किसमें SN1 के चांसेस होंगे और किसमें SN2 के चांसेस होंगे? डिपेंड किस पे कर रहा है? बल्कि ग्रुप पे डिपेंड करता है। क्लियर? एनी डाउट? नाउ वी हैव द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इलेवेंथ में हम स्टडी कर चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। In case of the optical isomerism, any one of the ordinary light means the light have the tendency to propagate light all over sides। क्लियर? किसी भी एक डायरेक्शन में लाइट नहीं होती, जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, जितनी भी स्पेस में उसकी लाइट इंटेंसिटी जा सकती है, वो हर एक साइड में अपनी लाइट फ्लो कराता है। तो वो ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट में जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्या होता है? चारों तरफ होगा। क्लियर? जब हम ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, दिस इज द निकोल प्रिज्म। जब हम ऑर्डिनरी लाइट को किसमें से पास करते हैं? निकोल प्रिज्म से पास करते हैं,
तो ये जो लाइट है, इस लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो किसी भी एक डायरेक्शन में हो जाता है। वो डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, वो डायरेक्शन किसी भी वे में हो सकती है, किसी भी साइड में हो सकती है, उसका पाथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितनी भी लाइट का प्रोपेगेशन है वो एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो ऑर्डिनरी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो क्या शो करती है? वो एक सिंगल रोटेशन शो करती है, उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट केमिकल्स में से पास कराते हैं, मैंने इसको ग्लूकोज में से पास कराया, लैक्टिक एसिड से पास कराऊं, NaCl से पास कराऊं, जितने भी हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं, हम सारे सॉल्यूशंस में से पास करा के देखते हैं वन बाय वन। क्लियर? अगर कोई भी सॉल्यूशन हमको ऐसा मिल जाता है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखे, जो लाइट थी उसको रोटेट करा सके, या तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो या रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन में से पास कराई जाए और पास कराने के बाद वो कन्वर्ट हो जाए क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर? सो ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सो व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? नाउ हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? हेलो एल्केन्स में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हमने स्टार्ट किया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो चुका था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो चुकी थी, डिस्कशन हो चुका था, टाइप्स की बात कर चुके थे। ये एक टॉपिक हम बीच में क्यों मर्ज कर रहे हैं? उसका रिलेशन है SN1 और SN2 से, दोनों से इसका रिलेशन है। क्लियर? सो देयर इज ऑर्डिनरी लाइट, निकोल प्रिज्म पास कराएंगे, एक लाइट रोटेट होगी जो किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकती है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर इसके बीच में आ जाए तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इस लाइट को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखेगा, और वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जब भी बात की जाती है तो कार्बन की रिस्पेक्ट में बात की जाती है। क्लियर? कार्बन that contain the COOH, carbon that contain the OH, the carbon that contain the CS3 and the carbon contain H. This compound is lactic acid. हमने 11th में भी स्टडी किया। This is lactic acid. This is lactic acid. हमने डिस्कशन किया था कि लैक्टिक एसिड पे जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से सेटिस्फाई है। एक पे COH है, एक पे OH है, एक पे CS3 है और एक पे H है। 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स सेटिस्फाई है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कंपाउंड, एंड दैट कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। ये पूरा कंपाउंड एसिमेट्रिक कार्बन है, कंपाउंड है, और ये जो जिस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये टेंडेंसी शो हो रही है वो क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसे कंपाउंड की जो मिरर इमेजेस होती हैं वो मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपरइम्पोज नहीं होती। अगर मैं इसकी मिरर दिखाऊं तो मिरर सेम दिखाई देगी, OH इस तरीके से दिखाई देगा, ये H शो होगा, ये कार्बन शो होंगे, तो ये मिरर इमेजेस है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस अगर एक दूसरे पे सुपरइम्पोज नहीं होती, नॉन सुपरइम्पोजेबल होती है, तो वो एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर। क्लियर? एंड दोज कंपाउंड विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल आर नोन एज द कायरल कंपाउंड्स। ये कायरल कंपाउंड्स हैं। जब हम इनको इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे बोथ कंपाउंड्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल, तो ये क्या है? ये कायरल कंपाउंड्स है, ये कायरल कंपाउंड है, ये कायरल कंपाउंड है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर्स। एक दूसरे के क्या है? ये एनेंशियोमर। एनेंशियोमर्स, कायरल कंपाउंड्स। 11th में मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बताई थी। कायरल कंपाउंड्स क्या है? कायरल कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंस, दोज कंपाउंड which have tendency to show non-superimposability on their mirror images. What are enantiomers? Enantiomers are those optically compound
विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, वो एनेंटियोमर्स होंगे। मैंने कहा दो तरह के एनेंटियोमर्स होते हैं, एक डी और एक एल, जो अपनी लाइट को जो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए मैंने एरो इस तरीके से लगाया। क्लियर? तो ये क्या है? डी फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये? डी। तो हम इसको लिखेंगे डी, अदरवाइज हम इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? लैक्टिक एसिड, तो हम इसको लिखते हैं डी लैक्टिक एसिड। और ये क्या होगा? एल लैक्टिक एसिड, बिकॉज इट शोज ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन शो करेगी तो ये क्लॉकवाइज होगा, और ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डी फॉर्म है और ये इसकी एल फॉर्म है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी है। डी फॉर डेक्स्ट्रो एंड ली फॉर लीवो। क्लियर? अभी भी क्वेश्चन अभी भी रुका हुआ है कि सर क्यों स्टडी चल रही है। अब मैं इस टॉपिक को अगर थोड़ा सा इरेज करके यहां पर मैं कोई हेलोल्केन्स मेंशन कर दूं, सी है, C, C2H5, CS3, H and Cl. This is the secondary compound of haloalkanes. ये secondary haloalkanes है। इस पे मैंने OH न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। जब मैं इसका अटैक करा रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया जाएगा, तो अटैक करने के बाद क्या होगा? देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि बैकडोर एंट्री करेगा, क्लियर? अगर ये बैकडोर एंट्री करेगा तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट आएगा और कंपाउंड इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, C2H5, H, OH एंड CS3। बैकडोर एंट्री का मतलब क्या है? इन्वर्जन। बैकडोर एंट्री का मतलब है जिस साइड से हेलोजन अटैच था, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। जब अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा तो ऑब्वियसली आंसर भी तो अपोजिट वाला ही बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या आंसर बनेगा? इन्वर्जन। इट विल फॉर्म इनवर्जन। ये इन्वर्जन कंपाउंड होगा, अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा, दैट इज इन्वर्जन कंपाउंड। क्लियर? और सिंपली वी कैन से इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। ये कैसा कॉन्फिगरेशन बना रहा है? कॉन्फिगरेशन मींस अरेंजमेंट। कैसा कॉन्फिगरेशन है? इन्वर्जन। लेकिन अगर ये बात हम इसी पे सेकेंडरी वाले पे बात करें कि जो OH आयन है वो SN1 के अकॉर्डिंग अगर अटैक करता है, इट मींस इट विल टेक टाइम, जिसपे Cl यहां पे क्या हो जाए? एलिमिनेट कर जाए। इसका मतलब जहां से Cl जाएगा उसी पोजीशन पे कौन आएगा? OH आएगा। अगर उसी पोजीशन पे अगर OH आ रहा है तो वो रिटेंशन शो कर रहा है, मींस इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड C2H5, OH, CS3 and H। C2H5, OH, CS3 and H। C2H5, H, OH and CS3। अब आप थोड़ा सा गौर से देखो, आप यहाँ पे चेक करो कि ये कंपाउंड अगर इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 और SN2 होती हैं तो एक कंपाउंड इन्वर्जन शो करता है और दूसरा कंपाउंड रिटेंशन शो कर रहा है, अपनी पोजीशन को रिटेन कर रहा है। मतलब कौन? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन को रिटेन कर रहा है जिस पोजीशन से नेगेटिव निकला था, जिस पे नेगेटिव निकला था उसी पोजीशन पे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिटेंशन है। और ये क्या है? इन्वर्जन। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और मैं इसको बीच में एक ब्लैंक छोड़ दूं तो आप जरा गौर से देखो, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। सी, आप इस पे हैंड रखिए, इस पे पेपर रख दीजिए और देखिए दूसरे क्या है? दूसरे की, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अल्टीमेटली क्या कहा जा सकता है कि हम यहाँ पे डिस्कशन किसका कर रहे थे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। क्यों कर रहे थे? उसके पीछे एक लॉजिक है। पहली चीज तो ये है कि एक इन्वर्जन को शो कर रहा है और एक रिटेंशन को शो कर रहा है। ये एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं? मिरर इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1। सेकंड थिंग, मैंने आपसे कहा कि SN1 जो मैकेनिज्म होती है, जो SN1 मैकेनिज्म है जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो उसी पोजीशन पे अटैक करता है जिस पोजीशन पे पहले से नेगेटिव पार्ट होता है। इसमें कार्बोकैटायन क्रिएट होते हैं। मैं उसी पोजीशन पे लेके चल रहा हूं जहां कार्बोकैटायन था। जैसे ही Cl रिमूव होगा, कार्बोकैटायन फर्निश होगा। जैसे ही कार्बोकैटायन फर्निश होगा तो आप गौर से देखिए, जिस स्पेस पे बॉन्ड था
क्या वो स्पेस एम्प्टी नहीं हो गई? अगर वो एम्प्टी हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल अपने आप को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और जब ये एंगल अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज होगा तो स्पेस बनेगा, और स्पेस बनेगा क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म में दोनों फिजिबिलिटी होती है, यहाँ रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। अटैक करने वाला जो कंपाउंड होता है, अटैक करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो उस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है जिस पोजीशन से वो X नेगेटिव निकला है, और वो उसके बैकडोर भी एंट्री कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि स्पेस बन जाता है। और ये फिजिबिलिटी किस में हो रही है? सिर्फ SN1 में हो रही है। SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों के चांसेस होते हैं, लेकिन SN2 मतलब जहां पे बल्कि ग्रुप नहीं है वहां पे सिर्फ एक चांस है बैकडोर का, वहां हमेशा रिटेंशन नहीं बनता, इन्वर्जन बनता है। और इसमें हमेशा क्या होता है, यहाँ पे हमेशा दो चांस बनने की फिजिबिलिटी होती है, रिटेंशन भी बन सकता है और इन्वर्जन भी बन सकता है। क्लियर? तो कार्बोकेटायन की एक खास बात निकल के आई है कि ये एक ऐसा कंपाउंड बना सकता है जिसकी मिरर इमेजेस हो सकती हैं, क्योंकि जो रिटेंशन होगा उसकी मिरर इमेज शो हो सकती है और वो इन्वर्जन ही होगी। क्लियर? तो कार्बोकेटायन की खास बात क्या है, रिटेंशन कॉन्फिगरेशन और इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन दोनों बनाता है। देयर इज अ डिफरेंस किससे, SN2 से। SN2 में क्या बनता है हमेशा, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। क्लियर? सो ये टोटल पार्ट किसका है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। क्लियर? अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप करेंगे। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।